रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बचा क्या? एनटीपीसी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। हद तो तब हो जाती है जब इस भारतीय स्टेट बैंक की जगह अब स्टेट बैंक आप अडानी करने जा रहे हैं। ये लोग जानते क्या है? ये पुनः रियासतीकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरदार के विचारों का हनन और सरदार के विचारों की हत्या कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आज मीडिया पूरी तरह से देश की एक बेहतरीन आईना है और आप जैसे लोगों के कारण ही देश की वास्तविक सत्यता लोगों के बीच आ पाती है। आपके माध्यम से हम भी आज बात रख रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा वो मंच है जहां पे प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं होती हैं। अपने शहर के किसी जानी मानी हस्तियों से मुलाकात कराते हैं और आज इसी कड़ी में वाराणसी से मुलाकात कराते हैं आपसे सरदार सेना के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल जी से। और चूँकि पूर्वांचल में अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं यहाँ पर काफ़ी संघर्ष कर रही हैं और जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं कहीं ना कहीं से गठबंधन करके सफलता को प्राप्त करना चाहती हैं। तो इसी कड़ी में मुलाकात करा रहे हैं आपसे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। तो सर अगर बात की जाए, नज़दीक है 2022 के चुनाव, तो कितना अंतर आप देख रहे हैं इस समय मौजूदा सरकार की स्थिति में पिछली सरकार की स्थिति में, और कहाँ पे अपने आप को पाते हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आज मीडिया पूरी तरह से देश की एक बेहतरीन आईना है और आप जैसे लोगों के कारण ही देश की वास्तविक सत्यता लोगों के बीच आ पाती है। आपके माध्यम से हम भी आज बात रख रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। जो आपका पहला सवाल है कि आज 2022 के चुनाव का माहौल है और लोग कहाँ और क्या हैं, नो डाउट निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो हालात है, आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में ये ज़रूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, भाजपा से लोग उबे हैं। उत्तर प्रदेश की लगातार ऐसी स्थिति रही है कि जो भी 5 साल सरकार चला देते हैं, चलती है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से हवा बहती है। उसका मूल कारण है कि उत्तर प्रदेश में जनता के जिन वादों को लेकर के, जनता से जिन वादों को कह करके पार्टियां आती हैं, शायद उसका 10% भी वो काम नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की जनता काम चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता देश में सबसे ज़्यादा भोली भाली जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता सबको समझती है और सबको मौका देती है। समाजवादी पार्टी को भी पूर्ण बहुमत का मौका उन्होंने दिया था, बहुजन समाज पार्टी को भी उन्होंने पूर्ण बहुमत का हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्ण बहुमत का मौका दिया है। लेकिन जब जब जिनका गुरूर सातों आसमान पे चरम पे चढ़ा, उनका गुरूर इसी प्रदेश की जनता ने तोड़कर जमी दो अभी किया। आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में थी और फिर क्या हुआ? आज अस्तित्व को पहचानने में परेशान है। वही हाल समाजवादी पार्टी की हुई। समाजवादी पार्टी 225 की विधानसभा मंडल लेकर के, विधायकों का सदस्यता लेकर के उन्होंने बहुत मजबूती सरकार चलाया था। लेकिन आज क्या हुआ? 48 पे आके अटक गए, अंडर 100। और यही कमोवेश 325 गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी है। अब हालात जो मुझे दिख रहा है, प्रदेश की जनता जो देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सफर इतना आसान नहीं है। बात की जाए चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल में 2 खंड हुए। पल्लवी पटेल जी, कृष्णा पटेल जी एक अलग गुट बनाई। अनुप्रिया पटेल जी इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। अब चूँकि सरदार सेना आपने बनाया है तो माना जा सकता है कि इसमें 3 खंड हो रहे हैं। पटेल वोट जो है, समीकरण जो वोट है, चूँकि एक पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पटेल वोट एक मायने रखता है यहाँ पे। देखिए, पहले आपको क्लियर कर दें कि सरदार सेना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है। लेकिन हाँ, आज के डेट में पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, 7 राज्यों में सरदार सेना पॉलिटिकल फ्रंट से भी मजबूत क्षेत्रीय दलों के रूप में अगर देखें तो हम सोशल फ्रंट हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंटों की हालत खराब है। उनको ये लगता है कि सरदार सेना की क्या स्टैंड होगी, सरदार सेना क्या करेगी। हाँ, आप 2 नाम और लिए, बिना नाम लिए मैं कह दूं कि अगर व्यक्तिगत रूप से अतिशय महत्वाकांक्षा अगर पाल लेते हैं लोग, तो ऐसे ही लोग बिखर जाते हैं। जिन सिद्धांतों को लेकर के हमारे महापुरुष डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब चले थे, उन सिद्धांतों को देखते दरकिनार कर ये लोग अतिशय महत्वाकांक्षा में आ गए और इस महत्वाकांक्षा का दुष्परिणाम है कि हाँ, निश्चित रूप से खंड खंड में
बट गए, लेकिन सरदार सेना आई है और वास्तविक रूप से पिछड़ों के लिए एक नई रोशनी लाई है। पिछड़ों, कुर्मी समुदाय समेत समस्त पिछड़ों को एकजुट करने की हमारी कोशिश है और हम मुद्दों की सामाजिक नीति पर आधारित राजनीति कराने वाले। और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नीतियों के आगे कहीं नहीं टिकती। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है सरदार पटेल जी की स्टैचू वर्ल्ड फेमस बनाई, तो क्या उनके लिए ऑफर नहीं आ सकता था? पत्रकार साथी, बीजेपी के बारे में एक शब्द आता है, मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, और देश को पूरा बर्बाद कर डाला। आप यूं ही समझ लीजिए कि सरदार पटेल साहब की जितनी बड़ी स्टैचू लगाया, उनके विचारों की जो भारत थी, जो चाहते थे वो, आप जरा सोचिए, सरदार पटेल को मानने वाला क्या गोडसे को मानने वाला हो सकता है? एक तरफ ये गोडसे को पूजा करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और दूसरी तरफ सरदार पटेल की बात करते हैं। असल में सरदार पटेल की मूर्तियां इन्होंने केवल इस देश की सबसे बड़ी जाति आबादी के आधार पर अगर देखें तो पटेल समुदाय है। सरदार पटेल को एक जाति खांचे में बांधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जबकि इनका ये दुस्साहस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जो नीतियां रही वो अखंड भारत बनाने की रही, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें अगर करें तो देश को तोड़ने की नीतियां इनकी बार बार है। तो सरदार पटेल की जो प्राइवेटाइजेशन जो अभी ये कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बचा क्या? एनटीपीसी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। हद तो तब हो जाती है जब इस भारतीय स्टेट बैंक की जगह अब स्टेट बैंक आप अडानी करने जा रहे हैं। ये लोग जानते क्या है? यह पुनः रियासतीकरण कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सरदार के विचारों का हनन और सरदार के विचारों की हत्या कर रहे हैं। ये इसी साथ साथ अगर एक सवाल हम और आपसे लेना चाहेंगे, स्किल इंडिया के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने की बातें की गई, स्वावलंबी बनाने की बातें की गई। पूर्वांचल चूंकि पिछड़ेपन पर रह गया था, रोजगार के इसमें बहुत दिक्कतें थी, अपराधीकरण ज़्यादा हुआ, तो स्किल इंडिया कितना कारगर, किस निगाह से आप इसको देखते हैं? हाँ, ठीक कहा है आपने। इसका एक छोटा सा नमूना समझ लीजिए आप। मोदी जी ने नोटबंदी किया था और कहा था कैशलेस इंडिया करेंगे। क्या हद हुआ नोटबंदी का, आप देख रहे हैं। स्किल इंडिया की अगर बात करें तो नाम तो ये देते हैं बड़ी अच्छी अच्छी, लेकिन काम इनका पूरी तरह बोगस है, ध्वस्त है। और स्किल इंडिया के नाम पर इन्होंने देश के पैसों का शोषण किया है। असल में जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए था, इन्होंने नाम दिया, काम कुछ नहीं किया। नोटबंदी का नाम तो दिया, लेकिन नोटबंदी के नाम पर अरबों का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया साहब। अब देख लीजिए, पूरे देश में नोटबंदी के बाद से आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कार्यालय खुल गए हर जगह। जितने 2 नंबर के इनके पैसे थे, नोटबंदी के माध्यम से इन्होंने उसको 1 नंबर कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम विदेशी पैसा लाएंगे, काला धन। क्या किया? अभी डेटा आया है कि पहले का 2.5 गुना, जो 60 साल में विदेश में स्विस बैंक में पैसा था, लगभग उसका 2.5 गुना इनके 7 सालों में पहुंच गया। ये स्किल इंडिया नहीं कर रहे हैं, ये देश को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं साहब। यूपी में अपराध के ग्राफ को कम बताया जा रहा है, कितना अंतर आप देख रहे हैं इसमें? और विकास की बातें की जाए, चूँकि बनारस है, आप बनारस में हैं भी, यहाँ पे डेवलपमेंट की बातें काफ़ी की गई हैं, यहाँ पे विकास की बातें की जा रही हैं, किस पटल पे आप देखते हैं? सबसे पहला सवाल बनारस का आपका है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और किसान परिवार और किसानों के परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ। बनारस में जितना रुपया इन्होंने पानी में बहाया है, उसका 10% भी विकास में नहीं आया है। पूरा का पूरा पानी में पैसा बह गया 90%। 10% जो दिख रहा है वो 10% केवल दिख रहा है पैसा का, बाकी आप समझ सकते हैं। ये कह रहे थे हम क्योटो बना रहे हैं, साहब क्योटो नहीं, ये पोटो भी नहीं बन पाया। क्योटो तो छोड़ दीजिए। राजनीति की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ओट होना चाहिए या फिर भावनात्मक मुद्दों के साथ होना चाहिए, क्या आपका सजेशन रहेगा? ऐसा मेरा मानना है कि भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों को राजनीति में वही लोग लाते हैं जो हारने के कगार पे होते हैं, जिनको अपनी हार साफ दिखाई देती है, वो भावनात्मक और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और राजनीति करते हैं।
असल में भारत में राजनीति का जो आधार है, लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है, पूरी तरह मुद्दों आधारित। हर क्षेत्र के जितने भी विधायक का इलेक्शन चुनाव है, उनके क्षेत्र में जो काम है, असल में उन काम को प्राथमिकता रखनी चाहिए, स्टेट वाइज प्राथमिकता होनी चाहिए और मजबूती से मुद्दों आधारित चुनाव होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं, हम सरदार सेना के स्थापना दिवस पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को क्यों बुलाए? क्योंकि वो मुद्दों पर छत्तीसगढ़ का विकास उन्होंने किया है। एक अंतिम सवाल है आपसे, 2022 के जो चुनाव में चूंकि आपने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी आपने संदेश देने के प्रयास किए हैं, प्रोटेस्ट आपने बहुत से किए, हमने देखे यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट थे आपके यहाँ पे, तो 2022 में किस तरफ आपका रुझान रहेगा? अभी समय आएगा, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से एक बात कह दे रहा हूं कि जिनको उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में चला रहे हैं उनको भी नाक को चना चबाना होगा, और जिनको सत्ता के लिए जल्दी है, जो 5 साल में सत्ता से बाहर हैं, उनको भी घुटना टेकना होगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आबो हवा हम लोग बदलेंगे, समय आने पे बताएंगे कि आगे क्या होगा। एक और अंतिम सवाल, हमारे यहाँ आईपा की जो मुहिम है जन जन तक पहुँचने के लिए, और उसके बाद सही सजेशन ली जाती, प्रगतिशील राजनीति की बात हो, तो क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? सबसे पहले मैंने पहले ही कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा बिल्कुल मुद्दों पर जाकर, गली गली जाकर के आप लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। हमने देखा है, सीवर का मामला जहां आता है, जल जमाव का जहां मामला आता है, सफाई का जहां मामला आता है, बेरोजगारी का जहां मामला आता है, वास्तविक लोगों के क्षेत्रीय मुद्दों के मामले को आईपा उठाती है। इसलिए हम आईपा परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप थे हमारे साथ सरदार सेना प्रमुख, और जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से सारे प्रश्नों के जवाब दिए, और इन्होंने 2022 की राजनीति को लेकर एक इशारा जरूर किया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।